एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसके अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर आप लोगों को ये बताया गया था कि हमने कौन कौन से कंटेंट जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 3 के एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने जो एनर्जी है जिसको हमने नाम दिया था आयोनाइजेशन एनर्जी, उसको हमने डिस्कस किया था उसके ट्रेंड को डिस्कस किया था और साथ में जो है उसके एबनॉर्मल ग्रुप्स को डिस्कस किया था। आज नेक्स्ट उसी टॉपिक की एक्सटेंशन है, ये आपके एफएससी के अंदर बस एक लाइन लिखी हुई है और ए लेवल की बुक के अंदर ये कंप्लीट टॉपिक है जिसको हम सक्सेसिव या फिर कंसेक्टिव वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देती हैं। देखें, इसका टॉपिक हमें पढ़ने का जो है या डाटा इसका कलेक्ट करने का इतना फ़ायदा नहीं है, हम जस्ट इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि अगर हमें वैल्यूज़ दी हों और वो कंसेक्टिव दी हों, 1 है, 2 है, 3 है या 4 हैं, कंसेक्टिव या फिर सक्सेसिव वैल्यू जब एनर्जीज की गिवन होंगी तो उन वैल्यू से हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब देखो, हम ये पहले लिखेंगे आप लोग कंसेक्टिव वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी जो हैं, अगर ये वैल्यूज दी हुई हैं तो इनका एनालिसिस करने के बाद हम एक अननोन एलिमेंट का ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बता सकते हैं। कोई भी अननोन, ये मैंने नीचे क्वेश्चन भी ऐसे ही ऐड किए हुए हैं। कंसेक्टिव वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी जो हैं, ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बता सकते हैं। सेकंड इंफॉर्मेशन जो हमें कंसेक्टिव वैल्यू से मिलती हैं वो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम बता सकते हैं। कंसेक्टिव वैल्यू ऑफ एनर्जी से हम नेम ऑफ एलिमेंट मीन के उसका सिंबल बता सकते हैं। और कंसेक्टिव वैल्यूज का एनालिसिस करने के बाद जो है हम चार्ज ऑन एलिमेंट मीन वैलेंसी जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है जो हम इससे कलेक्ट करते हैं और इसके अंदर आपने ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है अपने पास जो है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और नेम ऑफ एलिमेंट्स, और लास्ट वन चार्ज ऑन एलिमेंट या उसको हम वैलेंसी का भी नाम देते हैं। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसके अंदर एन अननोन एलिमेंट एक्स। आप देखो, एक एलिमेंट है वो x, उसका नेम हमने असाइन कर दिया विद देयर कंसेक्टिव वैल्यूज I1 इज इक्वल टू 290 किलो जॉल पर मोल एंड I2 इज इक्वल टू 499 किलो जॉल पर मोल एंड I3 इज इक्वल टू 2175 किलो जॉल पर मोल। द एलिमेंट x विल बी। अब अगर आप इस स्टेटमेंट में देखें बच्चों, तो आपको इस स्टेटमेंट के अंदर 3 कंसेक्टिव वैल्यूज गिवन है। I1 गिवन है, I2 गिवन है और I3 गिवन है। इसको हम नाम देते हैं कंसेक्टिव वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज या फिर इसको आप नाम देते हैं सक्सेसिव वैल्यू ऑफ एनर्जीज। अब इन सक्सेसिव वैल्यू का एनालिसिस करते हुए हमने एलिमेंट x जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अल्फा में लिथियम, बीटा में एल्यूमिनियम, चार्ली के अंदर सोडियम और डेल्टा के अंदर मैग्नीशियम है। अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। देखें, I1 जो है उसकी वैल्यू है 290 और 290 जो है उसकी फर्स्ट वैल्यू है। I2 उसकी 499 सेकंड वैल्यू है। अगर आप पहली और दूसरी वैल्यू का कंपैरिजन करें तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कंपेरेबल हैं। पहली एनर्जी के बाद दूसरी वैल्यू ने बढ़ना होता है और वो एक रेगुलर या किसी खास पैटर्न के अंदर इंक्रीज करती है और ये यहाँ पर इंक्रीज कर गई है। I1 के बाद I2 इंक्रीज किया। इसका मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉन जो I1 से निकला था वो भी वैलेंस शेल से निकला है और I2 से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो भी वैलेंस शेल से निकाल रहे हैं। लेकिन बच्चों, अगर आप I3 की वैल्यू देखते हैं, ये 21 मीन के 2175 किलो जॉल पर मोल वैल्यू है इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी वैल्यू और दूसरी वैल्यू में गैप ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गैप है। जैसे पहली और दूसरी में गैप है वैसे दूसरी और तीसरी में गैप ज़्यादा है। इसका मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन आपने वैलेंस शेल से नहीं निकाला, तीसरा इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं इनर शेल से। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एलिमेंट ऐसा था जिसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हमें कैसे पता चल रहे हैं? उसकी वैल्यू से पता चलते हैं। जो आप लोगों को बच्चों वैल्यूज दी होती हैं जिसको हम कंसेक्टिव वैल्यूज का नाम देते हैं, उन कंसेक्टिव वैल्यूज के अंदर जितनी वैल्यूज कंपेरेबल होती हैं, जितनी वैल्यूज के अंदर गैप एक्सेप्टेबल होता है, उतने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एमसीक्यूज नंबर 1 के अंदर 3 जो है वो कंसेक्टिव वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन वो तीनों आपस में कंपेरेबल नहीं है। दूसरी और तीसरी वैल्यू में गैप ज्यादा है, जिसकी वजह से जो आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है वो इनर शेल से किया है, वो वैलेंस शेल से नहीं किया। इट्स मीन कि ये एक्स कोई ऐसा एलिमेंट था जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 थे,
अल्फा में लिथियम है, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। बीटा में एल्यूमिनियम है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होती हैं। चार्ली में सोडियम, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। और डेल्टा में मैग्नीशियम, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। अब देखो लिथियम और सोडियम, इनके तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 1-1 हैं। इनकी तो पहली और दूसरी वैल्यू के अंदर ही गैप बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, बीटा ऑप्शन की, एल्यूमिनियम के अंदर बच्चों वैल्यूज अगर हम बनाते हैं I1, I2 और I3 और I4 जो है, अगर हम एल्यूमिनियम की कंजैक्टिव वैल्यूज बनाएंगे तो एल्यूमिनियम की 4 कंजैक्टिव वैल्यूज बनेंगी। इसकी पहली और दूसरी वैल्यू कंपेरेबल होगी, दूसरी और तीसरी वैल्यू कंपेरेबल होगी, लेकिन तीसरी और चौथी वैल्यू कंपेरेबल नहीं होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए I1, I2 और I3 कंपेरेबल होंगी, लेकिन I4 में गैप बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि एल्यूमिनियम की तीसरी और चौथी वैल्यू में गैप बढ़ेगा, लेकिन मैग्नीशियम की दूसरी और तीसरी वैल्यू में गैप बढ़ता है। तो ये एक्स अननोन जो एलिमेंट है, ये मैग्नीशियम है इसके अंदर जो है। इसको फिर फर्दर आगे वाले क्वेश्चन में भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसमें बच्चों देखिए, एन अननोन एलिमेंट जी विद देयर कंजैक्टिव वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल टू 730 किलोजूल पर मोल, I2 इज इक्वल टू 1500 किलोजूल पर मोल, एंड I3 इज इक्वल टू 2670 किलोजूल पर मोल, एंड I4 इज इक्वल टू 7778 किलोजूल पर मोल। द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट X विल बी, आया कि उस Z के ऊपर चार्ज जो है वो +2 होगा, उसके ऊपर चार्ज +3 होगा, उसके ऊपर चार्ज +1 होगा, या उसके ऊपर चार्ज जो है वो +4 होगा। अगर आप लोग इन वैल्यूज को देखते हैं, I1, I2, I3 एंड I4 जो है, इसमें ये 4 कंजैक्टिव वैल्यूज हैं। लेकिन बच्चों इन कंजैक्टिव वैल्यूज के अंदर जो कंपेरेबल वैल्यू वो 3 है। I1 और I2 का कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकला है और ये भी वैलेंस शेल से निकला है, सेकंड वैल्यू में बढ़ना होता है। और इसके अंदर I3 जो है ये भी वैलेंस शेल से निकलेगा। मीन पहली 3 वैल्यूज के अंदर गैप कम है, कंपेरेबल है, मीन के उसके अंदर कंपेरेबल आप कह लें या एक्सेप्टेबल कह लें, लेकिन तीसरी और चौथी वैल्यू में गैप बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन जो हम निकाल रहे हैं वो किस शेल से निकाल रहे हैं? इनर शेल से। जब इलेक्ट्रॉन इनर शेल से निकलेगा तो हमने जस्ट वैलेंसी का पूछा हुआ है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का, तो वो जी एलिमेंट जो है उसके ऊपर चार्ज +3 बनेगा। बीटा राइट ऑप्शन है। दोबारा रिपीट करता हूं, नया क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए। अगर आप MCQ नंबर 2 में देखें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज गिवन है वो टोटल 4 हैं, और उन 4 वैल्यूज के अंदर जो कंपेरेबल वैल्यूज हैं वो 3 हैं। इसका मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन उस जी एलिमेंट के वैलेंस शेल में है, और चौथा इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी हाईएस्ट है वो आपने जो है इनर शेल से रिमूव की है। तो इसका मतलब कि जो जी है उसके ऊपर चार्ज +3 होगा। अब वो वैलेंसी अगर +3 है तो इसका मतलब ये जी एलिमेंट जो है ये तीसरे ग्रुप से बिलोंग करता है, एल्यूमिनियम हो सकता है इसके अंदर, आप ये कह सकते हैं। तो ऊपर हमने लिखा था कि हम उसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चार्ज और एलिमेंट जो है ये बता सकते हैं। तो राइट ऑप्शन बच्चों इसमें बीटा बनता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉपिक है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है इसके अंदर ये आपका एडिशनल टॉपिक है, इसी चैप्टर के अंदर है। तो इसकी सबसे पहले तो आप डेफिनेशन बुक वाली करेंगे, जो बुक में दी हुई है वो वर्डिंग आपको आनी चाहिए। इसकी नीचे एक सिंपल सी MCQs के लिहाज से एक डेफिनेशन बनाई हुई है, एबिलिटी टू गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। किसी भी एटम के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के फैक्टर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। ये इसके 3 फैक्टर हैं। जैसे हमारे पास फैक्टर जो है आयोनाइजेशन एनर्जी के थे, वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के फैक्टर हैं। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड के अंदर डाउन द ग्रुप ये डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है, और लॉन्ग द पीरियड ये इंक्रीज करती है। Down the group due to increase in shielding effect, electron affinity decreases. Along the period, nuclear charge increases, and with the increase in the nuclear charge, electron affinity also increases. उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो इसका आपको ये ट्रेंड आना चाहिए, फैक्टर पता होने चाहिए किसके साथ डायरेक्ट और किसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। और अगर हम इसके एबनॉर्मल ग्रुप्स की बात करते हैं तो एबनॉर्मल ग्रुप्स के अंदर बच्चों इसमें है 2nd A, 5th A एंड 8th A। ये 3 ग्रुप्स हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज लो होती हैं।
ये इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाएंगे तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल बनती है, इसके अंदर रिलेटिवली स्टेबल होती है। तो आप देखिए सेकंड ए है, फिफ्थ ए है और एट्थ ए है, ये एबनॉर्मल ग्रुप्स में आते हैं, इनकी लो वैल्यूज होती हैं। आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के एबनॉर्मल ग्रुप्स को आयोनाइजेशन एनर्जी के एबनॉर्मल ग्रुप से अटैच नहीं करना, वो एक अलहदा बात थी, ये अलहदा बात है। उसके अंदर थर्ड ए और 6A की एक्सेप्शन है, और इसके अंदर जो हमारे पास एक्सेप्शन या एबनॉर्मेलिटी है वो सेकंड ए, फिफ्थ ए और एट्थ ए की है। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अल्फा ऑप्शन में क्लोरीन, बीटा ऑप्शन में फ्लोरीन, चार्ली ऑप्शन में ब्रोमीन और डेल्टा ऑप्शन में आयोडीन। तो राइट ऑप्शन इसमें अल्फा बनता है। अल्फा जो है क्लोरीन की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर है। हमारी बुक में सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि फ्लोरीन जो है इसकी एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर, ये 7वें ग्रुप की अपनी एक्सेप्शन है, विद इन द सेम ग्रुप एक्सेप्शन है। सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टेबल के अंदर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर फ्लोरीन की है, और लास्ट में जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है आयोडीन। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर है। अब फ्लोरीन को सबसे फ्रंट पे होना चाहिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन जो है इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉलर साइज है, थिक इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है। अगर थिक इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इसकी जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली वो वैसी नहीं है जैसे क्लोरीन की है, तो ये इसकी एक्सेप्शन बन जाती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की फ्लोरीन के अंदर एक्सेप्शन है, फ्लोरीन में एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, होनी इसी की मैक्सिमम चाहिए 7वें ग्रुप में, लेकिन इसकी मैक्सिमम नहीं है। उसकी वजह कि उसके अंदर उसकी रीजन बुक में भी दी हुई है कि थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विच रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन दैट विल लीड टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो टेबल में है वो क्लोरीन की ही है, और ये एक्सेप्शन के लिहाज से आ जाए। ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। हेलोजेंस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की है, और हेलोजेंस के अंदर आप कह लें कि एबनॉर्मल जो ट्रेंड है वो फ्लोरीन का बनता है। तो इसका ये वाला ऑर्डर बन जाता है, ये ऑप्शन बन जाती है। नेक्स्ट आ जाए इसके अंदर इस साइड के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 7th ए की, कि अगर आप बात करते हैं टेबल्स के अंदर, तो टेबल्स के अंदर आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो 7th ए ग्रुप को हम असाइन करते होते हैं। 7वें ग्रुप की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैक्सिमम होती है, और मिनिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये 8वें ग्रुप की बनती है। तो ये आपने ओवरऑल जो है ये बात लिखनी है कि मैक्सिमम और मिनिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम किन ग्रुप्स को असाइन कर सकते हैं। इसके अंदर 7वां और 8वां ग्रुप है। देखो जो 7वां ग्रुप है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं, फ्लोराइडाइन बनता है, क्लोराइडाइन बनता है, ब्रोमाइडाइन एंड आयोडाइडाइन। अब अगर हम बात करते हैं 8th ए की, तो ये तो बच्चों अपना नोबल गैसेज हैं, ये इनर्ट एलिमेंट है, इनके अंदर तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मार्जिन ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मार्जिन नहीं है तो इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मिनिमम बन जाती है। आप बच्चों ने नेक्स्ट जो है इसमें यहाँ तक टॉपिक ये एंड हो जाता है। इसमें एबनॉर्मल ग्रुप्स और हेलोजेंस का ट्रेंड आप लोगों ने याद रखना है, और नेक्स्ट आप लोगों ने टेबल 5.1 फ्रॉम टेक्स्ट बुक ये लाजमी करोगे। टेबल आप बच्चों ने करना है, 5.1 टेबल दिया हुआ बुक के अंदर, वो लाजमी करोगे। चार्ज, मैस और उसके अंदर रिलेटिव मैस है वो दिए हुए हैं। ये टेबल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिस्सा है, यह आपने बुक से लाजमी देखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोप्स की, आइसोबार की, आइसोटोन्स की और आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, और ये टॉपिक्स हमने पहले पढ़ लिए हुए हैं। इनके यूनिट नंबर 1 में पढ़े थे। आइसोटोप्स पढ़ लिया था, आइसोबार पढ़ा है, आइसोटोन्स पढ़े हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़े हुए हैं इसके अंदर, लेकिन ये इस यूनिट का दोबारा हिस्सा है। इधर भी आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आइसोटोप्स का, आइसोबार का, आइसोटोन्स का और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का जो है, इन टर्म्स का आपको दोबारा भी पता होना चाहिए इसके अंदर। इनकी आप रिवीजन कर सकते हैं यूनिट 1 से जो है। तो आपको कल बताया था कि एटॉमिक नंबर, मैस नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर, इसकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन आती है। आज हम उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो इसमें एटॉमिक नंबर, इसको हम इक्वल करते होते हैं जी के, जी को हम एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। इनके एटॉमिक नंबर को आप लोग जी से इंडिकेट करते हैं, और इसको हम डिफाइन करें तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैस नंबर, इसको बच्चों हम इंडिकेट करते हैं ए से, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और मैस नंबर को हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। ये हमारा बेसिक केमिस्ट्री है, ये हमारा सिलेबस है,
और ऐसे क्वेश्चन जब ये टॉपिक दिए हुए हैं तो यूएचएस के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हम इसकी जो है कहीं से कोई थ्योरेटिकल कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयर हम नहीं करेंगे, हम इससे मैक्सिमम रिलेटिव जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आने हैं। एटॉमिक नंबर जिसको हम जी कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बन जाएंगे, मैस नंबर ए सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और मैस नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। अगर हम किसी भी एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं तो एक्स जी और ए होता है, जी एक्स ए, ये किसके अंदर सीक्वेंस होता है, जी एटॉमिक नंबर, एक्स एलिमेंट एंड ए मैस नंबर। अगर हमने न्यूट्रॉन्स की कैलकुलेशन करनी हो तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन ए नेगेटिव जी करते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे सिलेबस के साथ ही अटैच है। तो इसके अंदर हम बात ऐड करते हैं फॉर न्यूट्रल एटम्स। फॉर न्यूट्रल एटम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर कीटाइंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और फॉर इनाइंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बेसिक सी बड़ी इंफॉर्मेशन है, ये भी हमें इवन की ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए इसके अंदर जो है। तो प्रोटॉन इसमें कीटाइन में किस तरह से रेशो होती है, कीटाइन में कौन सी रेशो बढ़ती है, प्रोटॉन की रेशो बढ़ती है, और इनाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की रेशो बढ़ती है, और न्यूट्रल एटम के अंदर दोनों रेशो आपस में क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं इसके अंदर। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली इन कॉपर 29 एंड 65 विल बी। कॉपर 29 एंड 65 के अंदर आप लोगों ने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बताने हैं। अल्फा ऑप्शन में 36 एंड 29, बीटा ऑप्शन में 65 एंड 29, चार्ली ऑप्शन में 29 एंड 36, और डेल्टा में है 29 एंड 65। अगर आप कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में नंबर ऑफ प्रोटॉन 29 बनते हैं, और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन हैं वो 65 बन जाते हैं, सॉरी से 36 बन जाते हैं। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो बनेंगे 36, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो बनते हैं 29। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास बनता है चार्ली। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी आप लोगों को ऐसी ही प्रैक्टिस करवानी है जिसके थ्रू आपके ये क्लियर हो जाए कि कीटाइंस के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालनी है, या उसके अंदर आपने न्यूक्लियन नंबर है, मैस नंबर है, वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो ये तो बड़ा हमने सिंपल सा क्वेश्चन ऐड कर दिया, और पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। तो आपने इसमें न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उनकी भी रेशो बतानी होती है। ये टेबुलर फॉर्म के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वैसे भी आपसे जो है वो पूछ लेता है इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है। तो खैर इसके अंदर हम लोग जो है आपको क्वेश्चन और भी इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इससे रेलिवेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड किए जाएंगे, उसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर यूएचएस ने पूछना क्या है, जो बेसिक सा टॉपिक दिया हुआ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।